जय श्री श्याम दोस्तों। इससे के पहले वाले लेक्चर में अपन साइंस में न्यूक्लिक एसिड पढ़ रहे थे, जिसमें से अपन डीएनए को कंप्लीट कर चुके थे। आरएनए का कुछ भाग अपना उस वीडियो में हुआ था, तो आज अपन आरएनए वापस से शुरू से देखते हैं। आरएनए, इसका फुल फॉर्म होता है राइबोस न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? राइबोस न्यूक्लिक एसिड। इसका मेन काम क्या है? तो आरएनए का मेन काम है प्रोटीन का निर्माण करना या फिर प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होना राइबोसोम के साथ। वो अपन देखेंगे किसे। तो आरएनए का सबसे पहले तो फुल फॉर्म क्या होता है? तो राइबोस न्यूक्लिक एसिड, जो कि क्या है, एक प्रकार का न्यूक्लिक एसिड है। कल अपन ने देखा था कि नाइट्रोजन बेस में से अगर अपन नाइट्रोजन बेस में अगर अपन थाइमिन रखते हैं तो वो संरचना किसकी हो जाती है? डीएनए की। और इसी थाइमिन के स्थान पर अगर अपन यूरेसिल रख देते हैं, इसी थाइमिन के स्थान पर अगर अपन यूरेसिल नाइट्रोजन बेस रख देते हैं तो वो संरचना किसकी बन जाती है? आरएनए की, जो कि कल के वीडियो में अपन ने चार्ट बनाकर उसको देखा था। आज अपन बात कर रहे हैं राइबोस न्यूक्लिक एसिड आरएनए की। इसका मेन कार्य क्या है? प्रोटीन निर्माण करना या फिर प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होना। इसका जो अपन ने कल मॉडल देखा था वो था सिंगल स्टैंडर्ड मॉडल, क्योंकि इसकी जो अपन ने संरचना देखी थी वो लगभग डीएनए की हाफ करके देखी थी। सिंगल स्टैंडर्ड मॉडल। डीएनए कैसा होता है? डबल स्टैंडर्ड मॉडल। सिंगल स्टैंडर्ड मॉडल कौन होता है? आरएनए। इसका मेन काम क्या है? तो प्रोटीन निर्माण करना। अब बात आती है इसके फुल फॉर्म की। तो राइबोस न्यूक्लिक एसिड इसका फुल फॉर्म होता है। यह कितने प्रकार का होता है? तो यह 3 प्रकार का होता है। एम आरएनए, इसके बाद बात करें टी आरएनए, इसके बाद बात करें अपन आरआरएनए। आरएनए कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के, एम आरएनए, टी आरएनए और आरआरएनए। अपन बात करते हैं एम आरएनए की, जिसको मैसेंजर आरएनए कहते हैं। एम आरएनए को क्या कहते हैं? मैसेंजर आरएनए कहते हैं। इसका कार्य क्या है कि हमारे शरीर में जो एमिनो एसिड हैं या हम जो एमिनो एसिड भोजन से ग्रहण करते हैं, जैसे अपन बात करें कि 20 एमिनो एसिड से मिलके एक अणु, एक मॉलिक्यूल्स बनता है किसका? प्रोटीन का। 20 एमिनो एसिड से एक अणु या एक मॉलिक्यूल्स किसका बनता है? प्रोटीन का। अब 20 एमिनो एसिड को अपन को 2 भागों में बांटना है कि 10 तो आवश्यक हैं और 10 अनावश्यक हैं। तो जो 10 अनावश्यक हैं ये हमारे शरीर में पहले से मौजूद होते हैं, तथा जो 10 आवश्यक एमिनो एसिड हैं इनको अपन भोजन के द्वारा ग्रहण करते हैं। तो आरएनए का मेन काम क्या है? प्रोटीन निर्माण करना। वो 3 प्रकार से करता है। जैसे एम आरएनए का फुल फॉर्म क्या है? मैसेंजर आरएनए। हमारे भोजन में जो हमने एमिनो एसिड लिए हैं, कौन से? आवश्यक वाले, उनकी ये जांच करता है तथा उनको एक जगह इकट्ठा करता है। किसका काम है? एम आरएनए का। अब बात करें टी आरएनए की। इसका फुल फॉर्म होता है ट्रांसफर आरएनए। इसका फुल फॉर्म होता है ट्रांसफर आरएनए। ये इन एमिनो एसिड को ट्रांसफर करता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर। टी आरएनए का कार्य क्या है? जिसका फुल फॉर्म है ट्रांसफर आरएनए। एमिनो एसिड जिनको इकट्ठा करके किसने रखा है? मैसेंजर आरएनए ने। उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ही ट्रांसफर करता है। थर्ड अपन बात करें आरआरएनए की। इसका फुल फॉर्म होता है राइबोस आरएनए। आरआरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? राइबोस आरएनए। इसका काम क्या है कि प्रोटीन निर्माण करना। राइबोस आरएनए का काम क्या है? प्रोटीन निर्माण करना। अपन ने देखा था कि राइबोस न्यूक्लिक एसिड मतलब आरएनए का काम क्या है? प्रोटीन निर्माण करना। अंतःप्रद्रव्य जालिका के 2 हिस्से देखे थे अपन ने, एक खुरदुरा और एक चिकना। खुरदुरों में कार्बोहाइड्रेट फैट की बात की थी कि वहाँ उसका निर्माण होता है, परंतु खुरदुरे भाग में राइबोसोम मतलब प्रोटीन का निर्माण होता है। तो प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है? तो वो होता है एमिनो एसिड से। 20 एमिनो एसिड से मिलके एक प्रोटीन का अणु बनता है। मैसेंजर आरएनए का काम है कि उनको एक जगह इकट्ठा करना और उनको चुनना कि इसमें से आवश्यक एमिनो एसिड्स कौन से हैं भोजन में से। सेकेंड बात की थी टी आरएनए की, जिसको ट्रांसफर आरएनए कहा जाता है। इसका कार्य है इन एमिनो एसिड को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना। थर्ड अपन ने बात की थी आरआरएनए की। तो इसका फुल फॉर्म होता है राइबोस आरएनए, जिसका अंत आखिरी काम हो जाता है प्रोटीन निर्माण करना। तो आरएनए की संरचना अपन ने देख ली है कि थाइमिन के स्थान पर अगर अपन यूरेसिल लगा देते हैं नाइट्रोजन बेस में तो वो किस में परिवर्तित हो जाता है? आरएनए में। इससे पहले के लेक्चर में अपन ये सब चीज़ें कंप्लीट कर चुके हैं। आरएनए का कुछ भाग रह गया था तो अपन ने इसको भी यहाँ देख लिए हैं। अब अपन बात करते हैं, एक और संरचना है जिससे बार बार प्रश्न आते हैं कि डीएनए से आरएनए बनता है तो उसे क्या कहते हैं?
आरएनए से डीएनए बनता है तो उसे क्या कहते हैं। जैसे अपन सबसे पहले बात करें डीएनए, फिर अपन बात करें आरएनए, और आरएनए से क्या बन जाता है, प्रोटीन। इस टेबल से बहुत सी बार प्रश्न देखे जा चुके हैं। कैसे? जैसे अपन बात करें कि अगर डीएनए से डीएनए बनाना है, क्या करना है, डीएनए से डीएनए बनाना है, तो उस प्रोसेस को कहते हैं रेप्लिकेशन। अगर डीएनए से ही डीएनए बनाना है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन। डीएनए से अगर आरएनए बनाना है, डीएनए से अगर आरएनए बनाना है तो उसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। अगर डीएनए से क्या बनाना है, आरएनए बनाना है, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। कैसे बनेगा कि जो नाइट्रोजन बेस था थाइमिन, उसके स्थान पर अपन क्या रख देंगे, यूरेसिल, तो डीएनए से क्या बन जाएगा, वो आरएनए। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से डीएनए बनने की प्रोसेस को क्या कहा जाता है, रेप्लिकेशन। आरएनए से डीएनए बनने की प्रोसेस को क्या कहेंगे, क्योंकि अगर नाइट्रोजन बेस में से अपन ने यूरेसिल हटा के फिर थाइमिन कर दिया तो आरएनए से अपन डीएनए बना सकते हैं, तो इसको कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, रेप्लिकेशन कहलाती है। डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। आरएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। और फिर एक प्रश्न आता है कि आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन, ये 3-4 टर्मोलॉजी अपन को याद रखना है, एग्जाम में आते हैं कि डीएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, रेप्लिकेशन। डीएनए से आरएनए बनने की, ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से डीएनए बनने की, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से प्रोटीन बनने की, ट्रांसलेशन। ये 3-4 चीज़ें टर्मोलॉजी अपन को याद रखनी है, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें ही अपन देख रहे हैं, इसीलिए आप लोगों को हो सकता है लगे कि फास्ट फॉरवर्ड में चल रहे हैं, पर जो एग्ज़ाम में चीज़ें आती हैं वनडे एग्ज़ाम में, अपन उन्हीं को कंप्लीट कर रहे हैं। और सही तरीका पढ़ने का यही है कि जो एग्ज़ाम में आता है हम उसी को पढ़ें, तो क्या छोड़ना है उस पर ज़्यादा ध्यान दें। अब अपन बात करते हैं सेल डिवीज़न की। अब अपन किसकी बात कर रहे हैं, सेल डिवीज़न, जिसे अपन कहते हैं कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन, सेल डिवीज़न, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, कोशिका विभाजन। सेल डिवीज़न क्या होता है, जब एक कोशिका से अनेक कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। जब एक कोशिका से अनेक कोशिकाओं का निर्माण होता है तो उस प्रक्रिया को सेल डिवीज़न कहा जाता है। सबसे पहले सेल डिवीज़न के बारे में फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक, सबसे पहले सेल डिवीज़न, कोशिका विभाजन के बारे में किसने बताया था, तो फ्लेमिंग ने बताया था। कोशिका विभाजन क्या होता है, जब एक कोशिका से अनेक कोशिकाओं का निर्माण होता है तो उसे अपन कोशिका विभाजन कहते हैं। अपन ने देखा था कोशिका के जब अंग पढ़ रहे थे कि जंतु कोशिकाओं में कोशिका विभाजन कौन करता है, तो वो करता है अपने सेंट्रोसोम करता है। बात करें पादप कोशिकाओं में तो इसमें करती हैं सेल प्लेट। दोनों चीज़ें याद रखनी है, एग्जाम ओरिएंटेड है। जंतु कोशिकाओं में कोशिका विभाजन कौन करता है, तो सेंट्रोसोम करता है। पादप कोशिका मतलब पेड़ पौधों में कौन करता है, तो सेल प्लेट करती है। तो क्वेश्चन ये है, सेल डिवीज़न के बारे में सबसे पहले किसने बताया, तो फ्लेमिंग ने बताया। सेल डिवीज़न होता क्या है, जब एक कोशिकाओं से अनेक कोशिकाओं का निर्माण होता है तो उसको अपन सेल डिवीज़न कहते हैं, कोशिका विभाजन। अब अपन बात करते हैं कि कोशिका विभाजन कितने प्रकार की होती हैं। कोशिका विभाजन मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। कोशिका विभाजन मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। पहली की अगर अपन बात करें तो इसे कहते हैं आसूत्री, इंग्लिश में इसे कहेंगे आमिटोसिस। पहला प्रकार क्या है, आसूत्री, इंग्लिश में क्या कहेंगे, आमिटोसिस। सेकंड की बात करें तो यह है समसूत्री, जिसे इंग्लिश में कहेंगे मिटोसिस। थर्ड की अगर अपन बात करें तो ये होगा अर्धसूत्री,
अर्धसूत्री। इसको हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं मिसोसिस। कोशिका विभाजन के बारे में सबसे पहले फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने बताया था। जंतु कोशिकाओं में कोशिका विभाजन सेंट्रोसोम से होता है। पादप कोशिकाओं में कोशिका विभाजन सेल प्लेट से होता है। 3 प्रकार के कोशिका विभाजन होते हैं: असूत्री आमिटोसिस, समसूत्री मिटोसिस, अर्धसूत्री मियोसिस। आमिटोसिस, मिटोसिस, मियोसिस, असूत्री, समसूत्री और अर्धसूत्री। अब अपन बात करते हैं इनके प्रकार की, कि इन प्रकार में किस प्रकार से कोशिका विभाजन होता है। सबसे पहले अपन बात करें असूत्री विभाजन की। तो असूत्री विभाजन में आपको जो एग्जाम ओरिएंटेड याद रखना है, ये होता है कि सबसे पहले एक कोशिका में बीच में ऐसी धागे नुमा संरचना आ जाती है और इस बीच वाले हिस्से में ये जो कोशिका धंस जाती है और फिर कुछ समय बाद स्वतंत्र 2 कोशिकाओं का रूप ले लेती है। मतलब अपन कह सकते हैं एक मदर सेल 2 डॉटर सेल में टूट जाती हैं। उस विभाजन को असूत्री विभाजन कहते हैं, इंग्लिश में आमिटोसिस कहेंगे। अब ये होता किस में है, एग्जाम्पल आते हैं डायरेक्ट एग्जाम में, तो ये होता है अपने बैक्टीरिया में, ये होता है बैक्टीरिया में, वायरस में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब जितने भी सूक्ष्म जीव हैं उनमें होता है। फिर एक कोशिका में अपन ने पढ़ा था यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। तो जो प्रोकैरियोटिक है, जो प्रोकैरियोटिक है जिसको अपन ने अविकसित कोशिका कहा था, उसमें इस प्रकार का असूत्री अमिटोसिस विभाजन देखा जाता है। एक मदर सेल 2 डॉटर सेल में टूट जाती है। उदाहरण पूछते हैं किसमें, तो बैक्टीरिया में, वायरस में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब सूक्ष्म जीवों में, और प्रोकैरियोटिक जो कि अविकसित कोशिकाएं हैं उनमें। क्योंकि उनमें जो अंग हैं वो प्रॉपर ज़्यादा नहीं होते हैं, तो कोशिका विभाजन सबसे तेज भी किसमें होता है, असूत्री में, क्योंकि इसमें 2-3 चीज़ें ही होती हैं और उनका विभाजन होना है तो ये प्रोसेस काफ़ी तेज होती है। तो असूत्री विभाजन अपन ने देख लिया किसमें होता है, बैक्टीरिया, वायरस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। अब अपन बात करें सेकेंड वाले की, जिसको अपन कहेंगे समसूत्री, जिसे अपन मिटोसिस कहते हैं। समसूत्री विभाजन क्या है, ये होता है कायिक कोशिकाओं में, कायिक कोशिका। समसूत्री विभाजन किसमें होता है, कायिक कोशिका। कायिक मतलब हमारा शरीर, जो हमारी काया जिससे बनी हुई है उसे कहते हैं कायिक कोशिका। यह 99% कायिक कोशिका विभाजन कायिक कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होता है। कैसे, जैसे हमारे अगर कहीं लग जाती है या हम कहीं जल जाते हैं या हम कहीं गिर जाते हैं, तो उस स्थिति में जो हमारे घाव भराते हैं, जैसे जलने पे नई चमड़ी का आना, हम कहीं गिर गए हैं तो उस स्थान के घाव को भरना, उस समय जो कोशिका विभाजन होता है वो कौन सा होता है, समसूत्री विभाजन, जिसको इंग्लिश में मिटोसिस कहते हैं। तो कायिक कोशिकाओं में कौन सा विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है। 99% हमारे शरीर में यही विभाजन होता है, क्योंकि सिर्फ एक जनन को छोड़ के, जनन में अर्धसूत्री अपन आगे देखेंगे, जनन कोशिकाओं में छोड़कर हमारे शरीर में, हमारे शरीर की मरम्मत होना, टूट फूट होना, जहाँ पर नए नए घावों को भरना, जैसे कहीं लगी हुई है या जल गए हैं, कहीं गिर गए हैं, तो उन घावों को भरते समय जो कोशिका विभाजन होगा वो समसूत्री विभाजन होता है, जिसको इंग्लिश में मिटोसिस कहा जाता है। अब अपन बात कर रहे हैं मिटोसिस की। 99% कायिक कोशिका मतलब हमारे शरीर में यही विभाजन होता है। यह 5 अवस्थाओं में पूरा होता है। समसूत्री विभाजन 5 अवस्थाओं में पूरा होता है। पहला होता है इसका इंटरफेस। पहला फेस क्या है, इंटरफेस। सेकेंड है इसका प्रोफेस, इंटरफेस, प्रोफेस। थर्ड है इसका मेटाफेस, इंटरफेस, प्रोफेस, मेटाफेस। फिर है इसका एनाफेस, एनाफेस। और फिर लास्ट है इसका टेलोफेस। टेलोफेस मतलब हमारे शरीर में जितना भी निर्माण होना है या हमारे शरीर में कहीं लग गई है, जल गए हैं, गिर गए हैं, तो उन घावों को भरने के लिए, नई चमड़ी को लाने के लिए कौन सा विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन। मतलब कायिक कोशिकाओं में कितनी अवस्थाओं में होता है, तो 5 अवस्था में, इंटरफेस, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टेलोफेस। अब अपन बात करें इंटरफेस की। तो इंटरफेस में क्या होता है, अब अपन बात कर रहे हैं इंटरफेस की। इंटरफेस में क्या होता है कि जो डीएनए होता है इसका निर्माण प्रारंभ हो जाता है। सबसे पहले तो डीएनए का निर्माण प्रारंभ हो जाता है, और जो क्रोमोसोम है,
जो क्रोमोसोम है उसका भी विभाजन चालू हो जाता है। इंटरफेस में डीएनए का निर्माण प्रारंभ हो जाता है और क्रोमोसोम का विभाजन हो जाता है। पहली चीज़, दो चीज़ें याद रखनी इंटरफेस में, कि इसमें डीएनए का निर्माण प्रारंभ हो जाता है और क्रोमोसोम जो गुणसूत्र हैं, कल अपन ने पढ़े थे 46 गुणसूत्र 23 जोड़ी में, जिनको ऑटोसोम वोलोसोम में बांटा था। तो जो क्रोमोसोम है इनका विभाजन पूर्ण हो जाता है पहली स्टेज में। दूसरी बात करें अपन प्रोफेस की, तो इसमें एक संरचना याद रखनी है, स्प्लिंडर फाइबर। स्प्लिंडर फाइबर, इसमें एक संरचना याद रखनी है, स्प्लिंडर फाइबर एक धागेनुमा संरचना होती है जो कोशिका में आकर लिपट जाती है उसके अंगों से। एक धागेनुमा संरचना होती है जिसे क्या कहते हैं, स्प्लिंडर फाइबर। इसका निर्माण प्रोफेस में प्रारंभ हो जाता है तथा न्यूक्लियस का विभाजन कंप्लीट हो जाता है। दो चीज़ें याद रखनी है इनमें, इंटरफेस में डीएनए का निर्माण प्रारंभ हो जाता है और जो क्रोमोसोम गुणसूत्र हैं ये अलग अलग हो जाते हैं। दूसरी बात कर रहे हैं प्रोफेस की, तो इसमें स्प्लिंडर फाइबर मतलब धागेनुमा संरचना कोशिका में आकर लिपट जाती है और न्यूक्लियस केंद्रक का विभाजन कंप्लीट हो जाता है। थर्ड बात करें अपन मेटाफेस की, तो ये जो स्प्लिंडर फाइबर है इसका जो कार्य है ये पूरा हो जाता है, मतलब ये कोशिका के प्रत्येक अंग में जाकर लिपट जाता है। स्प्लिंडर फाइबर का पूरा कार्य कंप्लीट कहाँ हो जाता है, तो मेटाफेस में, मतलब मध्यावस्था में। ये प्रत्येक कोशिका के अंग में जाकर लिपट जाता है और इसी अवस्था को अध्ययन की दृष्टि से सबसे अच्छा माना जाता है। इसी अवस्था को अध्ययन की दृष्टि से सबसे अच्छा माना जाता है। कौन सी अवस्था, मेटाफेस को। यहाँ पर स्प्लिंडर फाइबर का जो कार्य है पूरा हो जाता है और इस अवस्था को अध्ययन की दृष्टि से सबसे अच्छा माना जाता है। क्यों? क्योंकि स्प्लिंडर फाइबर कोशिका के प्रत्येक अंग में जाके लिपट चुका है, तो उसको अध्ययन करने में, मतलब बारीकी से अध्ययन करने में, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, सेंट्रोसोम हुआ, गोल्गी बॉडी हुई, वैक्यूल्स हुई, इनको अध्ययन करने में काफ़ी अच्छी सुविधा यहाँ पर मिल सकती है। तो प्रश्न आता है कि अध्ययन की दृष्टि से निम्न में से कौन सी अवस्था सबसे अच्छी होती है, तो वो होती है अपनी मेटाफेस। अब अपन बात करते हैं एनाफेस की। तो जितने भी अंगों पर जो स्प्लिंडर फाइबर लिपटा हुआ है, अब ये कोशिका के ध्रुवों पर चले जाते हैं। एक कोशिका है उसके दोनों ध्रुव पर, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर जो कोशिका के अंग हैं वो चले जाते हैं। कौन सी अवस्था में, एनाफेस में। एनाफेस में कोशिका के ध्रुवों पर अंग चले जाते हैं, इतना याद रखना है। फिर लास्ट याद रखना है टेलोफेज। यहाँ पर कोशिका विभाजन कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर कोशिका विभाजन कंप्लीट हो जाता है। एक बार देख लीजिए। इंटरफेस की बात करें तो डीएनए का निर्माण प्रारंभ हो जाता है, क्रोमोसोम का जो विभाजन है कंप्लीट हो जाता है। प्रोफेस की बात करें तो स्प्लिंडर फाइबर धागेनुमा संरचना कोशिका वहाँ पे लिपट जाती है तथा न्यूक्लियस केंद्रक का विभाजन कंप्लीट हो जाता है। मेटाफेस की बात करें तो इसका कार्य जो स्प्लिंडर फाइबर का है ये पूर्ण हो जाता है और यह अवस्था अध्ययन की दृष्टि से सबसे अच्छी है। मेटाफेज जो है ये सबसे छोटी अवस्था होती है, इंटरफेज जो है सबसे बड़ी अवस्था होती है। कभी पूछे कि निम्न में से सबसे बड़ी अवस्था कौन सी है, तो इंटरफेस है, और सबसे छोटी अवस्था कौन सी है, तो मेटाफेज है। एनाफेज में क्या होता है कि ध्रुवों की ओर सारे अंग चले जाते हैं, मतलब अब कोशिका विभाजन पूर्णता होने में कुछ ही समय बचा है। तो एनाफेज में क्या होता है कि जितने भी अंग हैं वो ध्रुवों की ओर चले जाते हैं तथा टेलोफेज में अंततः में कोशिका विभाजन कंप्लीट हो जाता है। तो ये 5 प्रकार से समसूत्री विभाजन होता है जो किसमें होता है, कायिक कोशिकाओं में। मतलब कहाँ पे, जहाँ अपने लग जाती है, जब हम जल जाते हैं, कहीं गिर जाते हैं, किसी घाव को भरने के समय कौन सा विभाजन होता है, तो समसूत्री विभाजन, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, मिटोसिस। तो सेल डिवीजन कितने प्रकार का होता है, तो सेल डिवीजन 3 प्रकार का होता है, आसूत्री, समसूत्री और अर्धसूत्री। अब अपन ने देख लिया है आसूत्री और समसूत्री, अब अपन को देखना है अर्धसूत्री। अभी अपन ने 2 कंप्लीट कर ली हैं। अब अपन बात करेंगे अर्धसूत्री विभाजन की। अर्धसूत्री जिसको मियोसिस कहा जाता है, जिसको मियोसिस कहा जाता है। अर्धसूत्री किसमें होता है, तो जो जनन कोशिकाएं हैं, जनन कोशिकाओं में कौन सा विभाजन, अर्धसूत्री। इसमें जो क्रोमोसोम है, गुणसूत्र, इसमें जो गुणसूत्र है
इनकी जो संख्या होती है वो आधी हो जाती है। गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है किसमें? आसूत्र विभाजन में। जैसे अपन ने देखा था कि 46 क्रोमोसोम होते हैं, यहाँ अपन बात करते हैं मेल और फीमेल की, तो इनको अपन ने दो भागों में बांटा था। ये जो 44 हैं ये होते हैं ओलोसोम और जो 2 हैं ये होते हैं ऑटोसोम। यहाँ फिर 44 कौन से होंगे? ओलोसोम, और 2 क्या होंगे? ऑटोसोम। तो इस जनन कोशिका में क्या होता है? गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। जैसे कि इसमें 46 की बात करें तो 23 और इधर से 23, फिर से 46 हो गया, मतलब अब ये कोशिका जो है जनन कोशिका पूर्णतः कंप्लीट हो चुकी है। 23 इसके और 23 इसके। अब यहाँ जो अंतर आता है वो इसमें आता है XY और XX में। अगर XY XX जब अपन फॉर्मेशन जनरेशन पढ़ेंगे उस समय इसको अच्छे से समझेंगे। और यहाँ आप इतना सा याद रखिए कि जनन कोशिका में गुणसूत्रों की जो संख्या है वो आधी हो जाती है। किसमें? अर्धसूत्री विभाजन में। ये किसमें होता है मुख्यतः? तो ये जनन कोशिकाओं में होता है। तो कोशिका विभाजन 3 प्रकार से होता है, आसूत्री, समसूत्री और अर्धसूत्री। तीनों अपन देख चुके हैं। कोशिका विभाजन सबसे पहले किसने बताया था? तो फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने कोशिका विभाजन सबसे पहले बताया था। अब इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और है, उसके बाद कोशिका चैप्टर अपना कंप्लीट होता है। एग्जाम ओरिएंटेड जितना भी था वो अपन देख चुके हैं। अब इसके बाद एक चीज आती है सिंड्रोम। क्या आता है? सिंड्रोम। सिंड्रोम क्या होता है कि जो गुणसूत्र हैं, सिंड्रोम क्या होता है कि जो गुणसूत्र हैं इनमें जो चेंजेस आते हैं, गुणसूत्रों में होने वाले परिवर्तन को सिंड्रोम कहा जाता है। गुणसूत्र में होने वाले परिवर्तन को क्या कहा जाता है? सिंड्रोम कहा जाता है। यह कितने प्रकार के हैं? वैसे तो बहुत प्रकार के हैं, परंतु मुख्यतः जो एग्जाम ओरिएंटेड है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो हैं 4 प्रकार के। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। पहले की अगर अपन बात करें तो ये है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम। सेकेंड की बात करें तो ये है क्लेनीफेल्टर सिंड्रोम। क्लेनीफेल्टर सिंड्रोम, फेल्टर सिंड्रोम। थर्ड की अगर अपन बात करें तो डाउन सिंड्रोम, और फोर्थ की अगर अपन बात करें तो पटाउ सिंड्रोम। 4 सिंड्रोम अपन को देखना है, टर्नर सिंड्रोम, क्लेनीफेल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम और पटाउ सिंड्रोम। सिंड्रोम क्या होते हैं कि गुणसूत्रों में होने वाले परिवर्तन को सिंड्रोम कहा जाता है। अब अपन बात करें टर्नर सिंड्रोम की, तो इस सिंड्रोम में जो गुणसूत्रों की संख्या है वो कितनी हो जाती है? 45 हो जाती है। और यह महिलाओं में होता है। किस में होता है? ये महिलाओं में होता है। गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 45 हो जाती है। इसकी वजह से महिलाओं में बांझपन देखने को मिलता है। सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें ही याद रखना। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है? गुणसूत्रों की संख्या 45 हो जाती है, महिलाओं में देखने को मिलता है। और क्या देखने को मिलता है? कि बांझपन देखने को मिलता है। यह सिर्फ बांझपन का एक कारण है, सिर्फ एक कारण है। हम कह नहीं सकते कि सिर्फ टर्नर सिंड्रोम की वजह से ही महिलाओं में बांझपन देखने को मिलता है। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, जो पीरियड्स है उनका प्रॉपर ना आना, और भी चीज़ें हैं, पर उनमें से एक कारण है टर्नर सिंड्रोम। सेकेंड बात करें क्लीफेंटर सिंड्रोम की, इसमें गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है। यह पुरुषों में होता है। किसमें होता है? यह पुरुषों में होता है। गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 47 हो जाती है। इसमें जो पुरुष है वो नपुंसक हो जाता है। इसमें जो पुरुष है वो नपुंसक हो जाता है। थर्ड अपन बात करें डाउन सिंड्रोम की, तो ये महिला प्लस पुरुष दोनों में होता है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है। इसमें जो शरीर है व्यक्ति का वो मंगोलाइड हो जाता है। इसमें जो शरीर है व्यक्ति का मंगोलाइड हो जाता है, मतलब बेडोल शरीर हो जाता है, छोटी हाइट हो जाती है, जीभ मोटी हो जाती है, और उसके बाद अगर अपन बात करें तो होंठ मोटे हो जाते हैं। फोर्थ अपन बात करें पटाउ सिंड्रोम की, तो ये भी महिला प्लस पुरुष दोनों में होता है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है, तथा इसमें ऊपरी जो होंठ है वो मोटा हो जाता है। तो इस प्रकार से सिंड्रोम एक छोटा सा टॉपिक है जिसको अपन ने कंप्लीट कर लिया है। गुणसूत्रों में जो परिवर्तन होते हैं उनको सिंड्रोम कहते हैं। टर्नर सिंड्रोम, महिलाओं में बांझपन देखने को मिलता है, गुणसूत्रों की संख्या 45। क्लीफेंटर सिंड्रोम, पुरुषों में नपुंसकता देखने को मिलती है।
गुणसूत्रों की संख्या 47। डाउन सिंड्रोम महिला प्लस पुरुष दोनों में होता है। गुणसूत्रों की संख्या 47। जो शरीर है वो मंगोलाइड मतलब चीनी जो लोग हैं उनकी तरह हो जाता है, वो बोना शरीर हो जाता है, शरीर की वृद्धि नहीं हो पाती है। पटाउ सिंड्रोम मेल प्लस फीमेल महिला प्लस पुरुष दोनों में होता है। गुणसूत्रों की संख्या 47 और जो ऊपरी होंठ है वो फट जाता है। तो इस प्रकार से कोशिका चैप्टर अपन ने आज कंप्लीट कर लिया है। धन्यवाद।